नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत अहम और बड़ी जानकारी के साथ करेंगे। अपडेट आप तक पहुंचा दें जो इस बीच सामने आ रही है गुरुग्राम से जानकारी, जहां पर एआरसी हॉस्पिटल पर सीएम फ्लाइंग ने रेड की है। तो ये जानकारी आप तक पहुंचा दें जो इस बीच सामने आ रही है। खिड़कीदौला पुलिस के साथ संयुक्त छापेमारी की गई है। बिना लाइसेंस के चलाया जा रहा था अस्पताल में डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया है और मेडिकल स्टोर और पैथ लैब भी अवैध बताए जा रहे हैं। यहाँ पर ये अपडेट आप तक पहुंचा दें जहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने रेड की है। ये जानकारी आप तक पहुंचा दें जो इस बीच सामने आ रही है। गुरुग्राम से जानकारी है, एआरसी अस्पताल पर सीएम फ्लाइंग की ओर से रेड की गई है। ये जानकारी अहम जो इस बीच सामने आ रही है। गुरुग्राम से जानकारी है, यहाँ पर सीएम फ्लाइंग जो है लगातार एक्टिव नजर आ रही है। ये जानकारी आप तक पहुंचा दें जो इस बीच सामने आ रही है। और खिड़कीदौला पुलिस के साथ संयुक्त छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो इस बीच आपको बता दें कि इंडिया न्यूज के संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर अस्पताल का जायजा लिया है। आप रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते और खिड़कीदौला पुलिस ने फर्जी अस्पताल का भांडाफोड़ करने में सफलता हासिल की है। मैं सिर्फ गुरुग्राम के खिड़कीदौला थाना क्षेत्र के इलाके में हूं और ये वो अस्पताल है जिसका नाम एआरसी हॉस्पिटल है। बता दूं कि काफी लंबे समय से यहाँ चल रहा था। 14 बेड का ये अस्पताल है और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि काफी लंबे समय से इसको अस्पताल को चलाया जा रहा था, मगर इसके एक भी कागजात पूरे नहीं है। इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि कहीं ना कहीं मिली भगत की जो बू है इस अस्पताल से जरूर आ रही है, क्योंकि किसी अस्पताल की इमारत का इस तरीके से चलना और उसके बावजूद भी उसके पास कोई डॉक्यूमेंट ना होना और आरोप ये भी है कि जो इसके डॉक्टर हैं उनके पास भी किसी प्रकार की कोई डिग्री नहीं है। ये तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख सकते हैं जब रेड जो है आज मुख्यमंत्री उड़न दस्ते द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते व गुरुग्राम खिड़कीदौला पुलिस की टीम यहाँ मौजूद है। पूरे अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि लग्जरी सुविधा के नाम पर लोगों को यहाँ पर उपचार देने की बात कही जाती थी, मगर उस उपचार को देने से पहले जो परमिशन विभाग से चाहिए वो परमिशन तक नहीं ली गई। ना कोई लाइसेंस है, ना कोई परमिशन है। और साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि इसके साथ बना जो केमिस्ट है या फिर पैथ लैब है वो भी अवैध चल रही है। हालांकि संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं वो कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेंगे और जानकारी साझा करेंगे। मगर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गुरुग्राम के खिड़कीदौला इलाके में बना एक एआरसी अस्पताल है जो कि जिसका कि फर्जीवाड़ा सामने आया है, यानी उसका भांडा फोड़ किया गया है। फर्जीवाड़ा कर यानी कागजों के साथ फर्जीवाड़ा कर अपने आप को ऑथराइज अस्पताल बता रहा था, मगर जब कागजों को चेक किया गया तो अस्पताल फर्जी निकला है। यानी कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने इस फर्जी अस्पताल का भांडाफोड़ करने में आज सफलता हासिल की है। अब बताया यह भी जा रहा है कि 3 से 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और ऐसे में अब जो ड्रग कंट्रोलर है उनको भी इत्तला दे दी गई है। वो आकर के केमिस्ट और उस पर रखी जो दवाइयां हैं उनकी जानकारी जुटाएंगे, क्या वो फर्जी हैं या फिर उसका लाइसेंस है या नहीं, उसकी जानकारी जुटाई जा रही है। मगर फिलहाल ये जरूर पुष्टि कर दी गई है कि जो अस्पताल है इसके पास ना तो कोई लाइसेंस है और जिसमें डॉक्टर जो काम कर रहे हैं, यानी कि जो 14 बेड का अस्पताल है, जो डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं उनके पास ही बताया जा रहा है कि जो डिग्रियां हैं वो उस तरीके की नहीं है जो कि एक रेगुलर होती हैं डिग्रियां। उसमें भी संदेह नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं फर्जी डिग्रियों के दम पर ही कोई अस्पताल को जो है चला रहा था, फर्जी ही कागजों के दम पर अस्पताल को चलाया जा रहा था, जिस पर आज एक बहुत बड़ी रेड मुख्यमंत्री उड़न दस्ते और खिड़कीदौला पुलिस द्वारा की गई है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, कैमरामैन दिनेश के साथ, इंडिया न्यूज। इस बीच फरीदाबाद से जानकारी उसका रुख कर लेते हैं, जहां पर इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। सरकारी अस्पताल में आपको बता दें कि कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये जानकारी जो इस बीच देखने को मिली है, सरकारी अस्पताल में कोविड नियमों की लापरवाही पर एक्शन लिया गया है। सिविल सर्जन ने इंचार्ज को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। कर्मचारियों की लापरवाही पर 3 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा गया है। नर्सिंग इंचार्ज के गलत जानकारी देने को लेकर कार्यवाही की गई है। अस्पताल में कोरोना नियमों की उड़ाई जा रही थी धज्जियां और अस्पताल के स्टाफ और मरीजों में आपको बता दें कि मास्क जो है वो नहीं लगा रखे थे। जिस तरीके से कोविड नियमों को लेकर लगातार सख्ती बरती जा रही है, तो इस बीच यहाँ पर आपको बता दें कि फैजाबाद में सरकारी अस्पताल में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मरीज तो मरीज, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि अस्पताल प्रशासन के जो लोग हैं वो भी बिना मास्क के नजर आए। ये जानकारी आप तक फरीदाबाद से हम पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आई। इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। तो इस बीच आपको बता दें कि नर्सिंग इंचार्ज ने इस विषय में गलत जानकारी भी दी थी। क्या कुछ उन्होंने कहा था वो आपको सुनवाते हैं। नर्सिंग इंचार्ज हैं आप नर्सिंग के, ये मास्क लगाना नहीं, मास्क नहीं लगाया है आपने क्या? मास्क की गाइडलाइन बंद हो गई अब।
सरकार ने बंद कर रखे हैं इसकी गाइडलाइन। ऐसा कुछ नहीं कि मास्क ही लगा सकते हो, बगैर मास्क के बैठ सकते हो। लेकिन बाहर तो नोटिस जो लगा हुआ है उस पर लिखा हुआ है साफ तौर से आपकी तरफ से कि प्रवेश वर्जित। अभी जब कोविड आया था तो उसके लिए हमने लगवाया था कि मास्क अनिवार्य है। अब कोविड थम चुका है तो इसलिए हमने ये मास्क हमारे लिए बंद है, सबके लिए बंद है ये तो। फरीदाबाद में कोविड के केस आ रहे हैं क्या? हाँ, फरीदाबाद में कोविड के केस आए हैं। आप तो बंद बता रहे हैं। नहीं आए थे, अभी पता चला है कि आए हैं, जैसे कि कोविड के केस। आपको जानकारी नहीं कितने आ रहे हैं? नहीं, मेरे को कोई जानकारी नहीं कोविड कितने केस। इस बीच जानकारी झज्जर से, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ये अपडेट आप तक पहुंचा दे, जहां पर बेकाबू वाहन ने जो है कई लोगों को रौंद दिया। ये जानकारी जो इस बीच सामने आ रही है, ट्रक से बेकाबू कार जो है टकरा गई। हादसे में कार सवार की मौके पर ही मौत हो गई है और एक लड़की हादसे में घायल है। पीजीआई में उसे रेफर किया गया है। केस दर्ज करके आरोपी ट्रक ड्राइवर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये जानकारी आप तक पहुंचा दे, झज्जर में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर एक ट्रक के साथ टकरा जाने से कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि उसके साथ बैठी एक किशोरी गंभीर रूप से घायल है। गंभीर रूप से घायल किशोरी को स्थानीय चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए रोहतक पीजीआई रेफर किया है। कार सवार होकर इसी काम से झज्जर आ रहा था और इस बीच उसके एक किशोरी ने लिफ्ट भी ली थी। मामला था, एक लड़का है ढासा गांव का, जिसका नाम है लोकेश। उसकी शादी हो रखी है बागपुर गांव में प्रियंका नाम की लड़की के साथ। तो ये अपने वाइफ को अपने ससुराल में मिलाने के लिए लेके आया था। तो मिला के अपने परिवार से उनको ये वापस अपने गांव जा रहा था ढासा, जो कि ये अपना रोहतक दौड़ टोक से आगे SBI ATM है, बैंक है, उसके सामने पहुंचा। तो सामने से आ रही एक प्राइवेट बस से टक्कर लगी, जो कि सड़क पे गिर गई। इसे सड़क पे गिरने के कारण बस का जो पिछला टायर था वो लड़की के सिर के ऊपर से गिर गया और जिसकी। तो वहीं करनाल में किसानों में नाराजगी देखने को मिली है। किसान नाराज हैं और विरोध प्रदर्शन किसानों की ओर से किया गया। जिस तरीके से बिन मौसम बरसात से किसानों की फसल खराब हुई है और फसल खराब होने की वजह से किसानों में नाराजगी देखने को मिली, इस वजह से किसानों ने जो है विरोध प्रदर्शन किया। ये जानकारी करनाल से आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जो इस बीच सामने आ रही है। जिस तरीके से हाल के दिनों में बिन मौसम बरसात देखने को मिली है और इस बिन मौसम बरसात से किसानों की फसल जो है वो खराब हुई है, इस वजह से किसानों में नाराजगी है और किसानों ने प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग भी की है। ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं हम, जो इस बीच सामने आ रही है करनाल से। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप की ओर से विरोध प्रदर्शन जो है देखने को मिला। हम आज यहाँ भारतीय किसानों के सैकड़ों कार्यकर्ता पूरे प्रदेश की मांग को लेकर के आए हैं। आप सभी ने पता इस चीज का कि बेमौसमी बरसात में कुदरत का जो कहर हमारी फसलों पर पड़ा है वो किसी से छुपा नहीं है। छुपा होगा तो हरियाणा सरकार से छुपा होगा। और हम कटाई का काम भी शुरू हो गया, उसको भी छोड़ करके आज हम आए, इसलिए आए कि जो ये पोर्टल से हमें मुआवजा देने की बात करते हैं नहीं, वो तरीका सही नहीं है। अगर वो तरीका सही होता तो पूरे देश में लागू होता हरियाणा। जानकारी सिरसा से है, जहां पर लगातार आपको बता दें कि जिस तरीके से ओलावृष्टि से किसानों की फसल खराब हुई है, इससे कहीं ना कहीं किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है और किसानों का नुकसान जो है वो काफी ज्यादा हुआ है। इसी वजह से आपको बता दें कि सिरसा जिले में भी क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं खुलने पर किसान परेशान हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि पोर्टल पर किसान अपनी फसलों का ब्यौरा दर्ज नहीं करवा पा रहे हैं, ऐसे में उन्हें मुआवजा मिलने में परेशानी हो सकती है। भारतीय किसान एकता के प्रदेश अध्यक्ष लखविंदर सिंह ने बताया है कि मीडिया के जरिए उन्हें जानकारी मिली है कि सिरसा जिला प्रशासन ने पोर्टल 10 अप्रैल तक के लिए खोल दिया है, लेकिन काफी किसान अपनी फसल की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसे में किसानों ने सरकार से जल्द पोर्टल को दुरुस्त करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन ने सिरसा जिलों में 71 गांवों की फसलों के खराब होने की रिपोर्ट तैयार की है, लेकिन सिरसा जिलों में करीब 150 गांवों में किसानों की फसल खराब हुई है। जिला प्रशासन जल्द से जल्द सही रिपोर्ट तैयार करे और जो गांव जिला प्रशासन की रिपोर्ट में नहीं शामिल हुए हैं उन्हें भी जल्द से जल्द शामिल करें। हमारी ओलावृष्टि हुई है और भारी बरसात से जो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज कराने के लिए प्रशासन ने कहा है, उसके बीच में पहले तो जब हम मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे जब तक दर्ज नहीं होगा तब तक वो क्षतिपूर्ति पोर्टल पे हम अपना नुकसान का आकलन नहीं दे सकते। तो पहले तो क्षतिपूर्ति पोर्टल बड़ी मुश्किल से खुला, जब वो खुल गया तो अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है, जबकि कल वाले अखबार में उपायुक्त महोदय का बयान भी है भी 10 अप्रैल तक वो पोर्टल खुला है, लेकिन वो 3 अप्रैल के बाद हमारा वो पोर्टल मेरी फसल मेरा ब्यौरा नहीं खुला है। इसलिए
हम सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं जल्द से जल्द वो क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाए, जिससे कि क्षतिपूर्ति पोर्टल तो खुला है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है खोला जाए। तो वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल का भी बयान सामने आया। कृषि मंत्री ने बयान देते हुए कहा है कि जिस तरीके से किसानों की फसल खराब हुई है, ये चिंता का विषय है। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार किसानों को उचित मुआवजा देगी। मुख्यमंत्री जी भी गए थे, हम भी गए थे, मैं 8-10 जिलों में गया हूँ। किसान की हालत चिंताजनक है, फसलें खराब हो गई हैं। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिए हैं कि स्पेशल गिरदावरी करके मई के महीने में इनकी जो नुकसान की भरपाई कराएं। जो बीमा वाली कंपनियों के होना है वो बीमा कंपनी से कराएं, वरना सरकार के खजाने से कराएं। हरियाणा सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ है। देखिए, वो हमारे अधिकारी जो है कोई पोर्टल खोलते हैं, कोई भी चला देता है, लेकिन उसकी मैपिंग होती है, अधिकारी इसको चेकिंग करते हैं, चेकिंग करके सारे डाटा ठीक करके भेजेंगे और एक एक जिसका जो हक है उसी को मिलेगा। सर, इसमें जो लैप्स रहा है उसके लिए जिम्मेदारी तय करेंगे आप? लैप्स नहीं है, एकदम से सारी जगह से मांग आई है, किसान ने अपनी मर्जी से, किसी ने भी अपनी मर्जी से चढ़ा दिया है, लेकिन इसकी वेरिफिकेशन होगी अधिकारियों के द्वारा, तो उसमें सारी छटनी। तो इस बीच डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का भी बयान सामने आया। डिप्टी सीएम ने कहा है कि 16 लाख एकड़ जो खेत हैं उनका मौका मुआयना हो चुका है। रिपोर्ट जो है सरकार के पास आ चुकी है और जल्द ही किसानों को उचित मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाएगा। क्षतिपूर्ति के 16 लाख एकड़ की रिपोर्टिंग आ चुकी है और धीरे धीरे वेरिफिकेशन के बाद मई के महीने में सारे किसानों के खाते में मुआवजा भेजते हैं। क्षतिपूर्ति के 16 लाख एकड़ की रिपोर्टिंग आ चुकी है और धीरे धीरे वेरिफिकेशन के बाद मई के महीने में सारे किसानों के खाते में मुआवजा भेजते हैं। तो वहीं अभय चौटाला ने भी किसानों की खराब हुई फसलों को लेकर उचित मुआवजे की मांग सरकार से की है। इस दौरान उन्होंने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर भी तंज कसा। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो सुनिए आप। 3 साल का सत्ता में बैठे लोग किसान का मुआवजा भी खा गए। अब भी मुझे नहीं लगता कि कोई मुआवजा देंगे, खाना पूर्ति करेंगे और किसान को कमजोर करेंगे। डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि 16 लाख एकड़ के करीब फसल जो है वो खराब हुई है, जल्दी सबको मुआवजा दे दिया जाएगा। उससे पूछ तेरा कमीशन कितना है। उस मुआवजे में कमीशन के रूप में तुझे क्या मिलेगा वो बता पहले। तो वहीं आपको बता दें कि अभय चौटाला ने प्रदेश में खराब हुई फसलों को लेकर सरकार पर तंज कसा और उन्होंने कहा है कि 3 साल से किसानों को मुआवजा नहीं मिला। सुनिए आप। प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर भारत में तकरीबन सब जगह किसान की फसल ओलावृष्टि और बारिश की वजह से खत्म होगी। हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री दरबार लगा रहा है और जब दरबार में जाता है कोई किसान फरियाद लेकर के जाए उनके सामने, तो किसान तो जो पिछला मुआवजा है वो भी मांगेगा। 2020 का मुआवजा अभी बकाया है, ये 2023 है। 3 साल का सत्ता में बैठे लोग किसान का मुआवजा भी खा गए। अब भी मुझे नहीं लगता कि कोई मुआवजा देंगे, खाना पूर्ति करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला से जुड़ी जानकारी है, जहां पर किसानों की बैठक का आयोजन किया गया। यहां पर आपको बता दें कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो है वो भी बैठक में शामिल हुए और उन्होंने यहां पर कहा है कि जब तक किसान राजनीति में नहीं आएंगे तब तक किसानों का भला नहीं हो सकता है। सुनिए आप। आज जो विचार आए हैं, आज सबके विचार ये निकल के आए हैं कि सारी बीमारी और सारा इलाज सत्ता से ही होता है। बीमारी भी सत्ता से ही फैलती है और इलाज भी सत्ता से ही होता है। पानी की मारी खेती पानी से ही हरी होती है। तो सब ने आज जो विचार दिया वो ये दिया है कि मैं राजनीति में इंटरफेरेंस करना चाहिए, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ। अभी कुछ और लोगों से राय करके जो समाज के सूझवान समाज के अग्रणी लोग हैं और दोबारा से एक मीटिंग 8-10 दिन बाद 15 दिन बाद रखेंगे और उसमें फाइनल फैसला लें। इसका टाइम कम से कम 15 तारीख तक किया जाए और जो मुआवजा है वो 15,000 एकड़ का है, उसकी बजाय वो कम से कम 40,000 रुपए एकड़ का।
तो बिन मौसम बरसात से जिस तरीके से किसानों की फसल खराब हुई है, इसमें सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव जो है गेहूं की फसल पर पड़ा है। और किसान जो है अपनी गेहूं की फसल को लेकर मंडी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ जानकारी आप तक हम ये भी पहुंचा दें कि किसानों की जो गेहूं की फसल है वो सरकारी खरीद उसकी नहीं हो पा रही, क्योंकि गेहूं में नमी की मात्रा ज्यादा देखने को मिल रही है। खेती पर ज़्यादा प्रभाव हो रहा है इस बार। तो जो बारिश हुई ना, गेहूँ सारे गिर गए, पड़ के भी सारा नुकसान हो रहा है इस बार। तो 30-40% नुकसान है भाई। खेती पे बहुत प्रभाव हो रहा है, गेहूँ सारे खपत हो गए और 75% नुकसान है। नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा है और क्वालिटी भी खराब ही है क्वालिटी। देखिए जी, अब की बार जो फसल अभी तक जो आई है उसमें गेहूं के अंदर नमी काफ़ी ज़्यादा है और उसका जो कलर है वो भी डिस्कलर हुआ है और उसके अंदर किसान को भी परेशानी है, व्यापारी को भी परेशानी है। तो हमारी सरकार से ये मांग भी है एक व्यापारी के नाते और किसान का हितैषी होने के नाते कि जो अब की बार माल आ रहा है उसके अंदर रिलैक्सेशन हमारे को ज़रूर चाहिए, क्योंकि उसका कलर भी ख़राब हुआ है और उसके अंदर नमी की भी व्यवस्था जो है अब की बार ज़्यादा है, तो उसको कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन जरूर मिलना चाहिए। तो रोहतक की अनाज मंडी में भी किसानों की फसल की खरीद जो है वो शुरू नहीं हो पाई है। किसानों का ये कहना है कि जो अधिकारी हैं वो फसलों में नमी अधिक बताकर खरीद नहीं कर रहे हैं। रोहतक मंडी में गेहूँ ले गया हूँ। राम जी ने ऐसा कर दिया, सारी फसल खराब कर दी। गेहूँ मान रहे थे जी कम से कम 1 एकड़ में 20-25 कुंटल, गेहूँ निकल रहा है 10-12 कुंटल। हमें सरकार से अनुरोध है जी, मतलब कुछ मुआवजा मिल जाए। हमने कहीं कति जी मतलब किसान तो मरा जा रहा है। कुछ खाद बीज इतना महंगा कर दिया, DAP बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया, यूरिया बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया, दवाई बहुत ज़्यादा महंगी। किसान का कोई कुछ नहीं लगा रहा जी। हमें सरकार जी रिक्वेस्ट है जी, कुछ न कुछ हमारे किसान को देखिए और कुछ न समाधान निकले इस चीज़ का। गेहूँ लेके आए थे जी, इसमें नमी बताने लग रही है, प्रकृति की मार है या इसमें हम की कर सका, किसान की कर सके इसमें तो यो आदमी मर गया, फिर इसमें तो किसान करेगा कि ना तो खाते मंदा होता, ना बीज मंदा होता। आड़े इसमें नमी बताओ है, अरे प्रकृति की मार है। ये गेहूँ लकड़ना था बढ़िया, लेकिन आधी कमी हो रही है और ऊपर तो गड़फड़ हो रही है। इसमें किसान की करे, फसल काटे कि ना काटे, तो नमी बताओ है, ना काटे तो। टोल की जिस तरीके से लगातार दरें बढ़ रही हैं, इसको लेकर टोल संघर्ष समिति ने ऐलान कर दिया कि 25 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि घामडोज टोल पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। टोल संघर्ष समिति 25 अप्रैल को रोड प्रदर्शन के दौरान पैदल मार्च करके उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेगी। और टोल संघर्ष समिति का कहना है कि प्रशासन ने उनके साथ वादा खिलाफी की है और पहले इसे लेकर आंदोलन चलाया गया था। तब टोल के आसपास के 20 गांवों का टोल फ्री करने की घोषणा की गई थी, लेकिन टोल फ्री नहीं किया गया, जिसके बाद टोल करके सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि 25 अप्रैल को हजारों की तादाद में एकजुट होकर घामडोज टोल पर प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे। शहर के अलावा देहात वगैरह पूरे सबका मुद्दा एक सामूहिक मुद्दा है। उस समय हमें यह आश्वासन दिया गया था संघर्ष समिति को कि जल्दी ही पूरे 20 गांवों को और शहर को टोल मुक्त करा जाएगा। सरकार अपनी बातों से पीछे हट रही है। हमें टोल मुक्त करना तो दूर, टोल की बढ़ी हुई दरें हमारे ऊपर और थोप दी गई हैं। इसके विरोध में सब लोग मिलके एक रोष मार्च निकालेंगे और उसमें जन जन की भागीदारी होगी, क्योंकि ये किसी एक आदमी का मुद्दा नहीं, ये पूरे शहर का और पूरे देहात का मुद्दा है। आज टोल संघर्ष समिति की मीटिंग हुई है सोना में। अभी आपको पता होगा क्योंकि हमारा पिछला संघर्ष भी पहले से ही चालू है, उसके बावजूद भी हमारे सोना गुड़गांव के बीच में टोल की दरें इतनी बढ़ा दी गई हैं। 115 रुपये से 125 रुपये एक तरफ का होगा, अगर दोनों तरफ आए जाएंगे तो 250 रुपये देना पड़ेगा। और इसी तरह से जो हमारे पास की बात थी, जब बात हुई थी कि पास हमारा 315 का रहेगा लगातार, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। पास के दर भी 315 की बजाय 330 रुपये कर दीजिए। इसके खिलाफ हमारी मीटिंग हुई है। आने वाली 25 तारीख को 25 अप्रैल को हम लोग टोल पे इकट्ठे होंगे सुबह 9 बजे और पैदल
रोड से जाते हुए गुड़गांव डीसी को ज्ञापन देंगे और उस ज्ञापन में इन सारी बातों को जिक्र करेंगे। इस बात के लिए आज मीटिंग की गई है। तो इन लोगों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने वाले अधिवक्ता आज खुद सुरक्षित नहीं है। अगर बात करें तो आए दिन अधिवक्ताओं पर तमाम हमलों की खबरें जो हैं वो सामने आती रहती हैं और इसी को लेकर आज कैथल जिला बार एसोसिएशन की तरफ से एक दिन के लिए कोर्ट का वर्क सस्पेंड किया गया, जिसमें वकीलों ने कोर्ट के मुख्य द्वार पर बैठकर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिला बार एसोसिएशन के प्रधान ने बताया कि आए दिन कहीं न कहीं वकीलों पर हमला करने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए कैथल बार एसोसिएशन के द्वारा हरियाणा सरकार से मांग की है कि राजस्थान की तर्ज पर हरियाणा में भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए ताकि लोगों के हितों की लड़ाई लड़ने वाले वकीलों की सुरक्षा हो सके। तो वहीं चरखी दादरी में भी वकीलों ने वर्क सस्पेंड करके धरना किया और मांगों को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में धरने पर बैठे गए। अधिवक्ताओं का कहना है कि दिल्ली में वकील की निर्मम हत्या करने वालों को कड़ी सजा दी जाए और हरियाणा सरकार राजस्थान सरकार की तरह प्रदेश में वकीलों को सुरक्षा देने का बिल पास करे। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक वर्क सस्पेंड रहेगा और धरने पर बैठे रहेंगे। चलिए यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है।